गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर आपका स्वागत है। तो गाइस, इकोनॉमी के करंट सेक्शंस में आज फिर से एक नया करंट का मुद्दा लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक भारत में लॉकडाउन आया, तो इस लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि इस लॉकडाउन के कारण भारत में अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स को छोड़कर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। बेसिकली इसका प्रभाव क्या रहा जीडीपी पर, आपकी अर्थव्यवस्था पर। आज हम इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि करंट सेगमेंट में किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, यानी लॉकडाउन के बाद। जिस तरीके से भारत सरकार ने लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी है, इससे आपकी अर्थव्यवस्था में यानी कि अर्थव्यवस्था के आकार में या जीडीपी में किस तरीके से रिकवरी होगी, हम आज इसी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, बेसिक तौर पर हम आपको करंट सेगमेंट के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी आज लेकर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना है कि लॉकडाउन के बाद यानी भारत में क्या स्थिति रही। आज का जो करंट का मुद्दा है और लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति थी, हम उसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमारे आज हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है वी आकार की रिकवरी। यानी जो मुद्दा है वी आकार की रिकवरी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके बारे में मैं इसलिए आपको चर्चा करने वाला हूं कि आखिर ये वी आकार की रिकवरी क्या है, यानी अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी किस तरीके से आती है। अगर आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका में 1921 में और 1953 में ऐसी स्थिति आई थी जहां पर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक सुधार हुए तो वी आकार की अर्थव्यवस्था की रिकवरी कहा गया। बट बेसिकली अगर हम देखें तो आजकल की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आप जेड आकार की भी अर्थव्यवस्था होती है, वी आकार की भी अर्थव्यवस्था होती है, डब्ल्यू आकार की भी अर्थव्यवस्था होती है, यू आकार की अर्थव्यवस्था होती है, या लंबे यू आकार की भी अर्थव्यवस्था होती है। यानी अर्थव्यवस्था के कई टाइप्स होते हैं, इन्हीं को आज हम एनालाइज करेंगे, लेकिन हम खास तौर से जो चर्चा करने वाले हैं वो वी आकार की रिकवरी क्या है। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए कि सबसे पहले तो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जब 30 सितंबर के बाद भारत में धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी गई, तो इस ढील के द्वारा भारत में वी आकार की रिकवरी कैसे उत्पन्न हुई। अब इस चीज को हम थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए ध्यान देंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझें आखिर है क्या है। देखिए, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड साइकिल, इसे कहते हैं व्यापार चक्र। अब ये ट्रेड साइकिल क्या है? ट्रेड साइकिल को आप लोग पहले समझिए कि ट्रेड साइकिल है क्या। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक तो ये 0 है, ये x है और ये y है। इसे कहते हैं परफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार, या इसे कहा जाता है कीमत स्तर। अगर आप देखेंगे, आखिर मैं ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है इसको बेसिकली पी कहा जाता है। यहां पर हम मात्रा दिखाते हैं और यहां पर हम प्राइस यानी कि मूल्य दिखाते हैं। अब पूर्ण रोजगार की बात की जाती है तो अर्थव्यवस्था में ऐसा मेंशन किया जाता है कि जहां पर मांग और पूर्ति का स्तर बराबर होता है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। यानी कीन्स का रोजगार का सिद्धांत इसी बेसिस पर आधारित है। बेसिकली क्या था कि जब 1929 और 30 में तीसरा की आर्थिक या व्यापक मंदी आई थी, तो उस मंदी के बाद जो विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियां थी किस तरीके से प्रभावित हुई, या क्लासिकस का सिद्धांत पूरी तरीके से समाप्त हो गया और किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा सामने आई, और उस संदर्भ में आगे चलकर जब
1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो उस पुस्तक के बाद अर्थव्यवस्था का आकार क्या दिखाई दिया। तो यहाँ पर कीन्स ने अपने रोजगार के सिद्धांत में किन बातों पर चर्चा किया था, आज हम इसी वी आकार की रिकवरी पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसके बेसिक पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये है क्या। देखिए, इसे कहते हैं ट्रेड साइकिल। अभी मैंने आपसे बताया इसे कहा जाता है ट्रेड साइकिल, यानी व्यापार चक्र। अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। मैंने कहा कि ये लाइन अगर आपने देखा, इसे हम कहते हैं पूर्ण रोजगार, यानी परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार का मतलब ये माना जाता है, जैसे भारत की बात की गई या अमेरिका या जर्मनी जापान की बात की गई, वहां की अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन के पहले पूर्ण रोजगार था। लेकिन कोविड-19 के कारण अगर आपने देखा तो अर्थव्यवस्था सभी देशों की प्रभावित हुई। खास तौर से उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो एक तो आपका प्रभावित हुआ उत्पादन, दूसरा प्रभावित हुआ आपका रोजगार, तीसरा प्रभावित हुआ आपका इंडस्ट्री सेक्टर और चौथा प्रभावित हुआ आपका क्या, सर्विस सेक्टर। इसके अलावा कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ प्रभाव पड़ा आपका किस पर, कृषि पर। साथ ही साथ अगर हम देखें तो निवेश भी प्रभावित हुआ। निवेश के अलावा अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भी प्रभावित हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विभिन्न देशों का आयात और निर्यात भी प्रभावित हुआ। अब इन चीजों को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं आखिर ये है क्या। अब इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि पूर्ण रोजगार का स्तर है, यानी संतुलन का स्तर है। इसे कीमत स्तर भी कहा जाता है, इसे मांग वक्र भी कहा जाता है। इसे बेसिकली इसे औसत आय या सीमांत आय या औसत लागत या सीमांत लागत भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है तो मान लिया जाता है कि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत के, औसत आय बराबर औसत लागत के। तो ऐसी स्थिति में आप इसको समझिए ये है क्या। अब देखिए, ये जो स्थिति है इस स्थिति को पूर्ण रोजगार कहते हैं, लेकिन इस स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां तक इसकी हम बात करते हैं, ये आखिर है क्या। देखिए, भारत में 1 मार्च के पहले पूर्ण रोजगार में था, संतुलन था, सभी आधारिक संरचना या संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी के आधार पर भारत ये कहा गया कि $2.9 ट्रिलियन के साथ लगभग एक 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में काबिज हो चुका है। लेकिन 2024 और 25 तक भी बताया गया था कि ये $5 ट्रिलियन के ऊपर हो सकता है और जिससे अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर या आगे भी जा सकती है। लेकिन इस स्थिति में अगर आपने देखा कि चाइना में जिस तरीके से कोविड-19 का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा, इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अब क्यों पड़ा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो वैश्विक आर्थिक संबंध होते हैं उसमें एक तो आपकी क्लोज पॉलिसी होती है और एक आपकी ओपन पॉलिसी होती है। अब क्लोज पॉलिसी में क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है वो पूरी तरीके से क्लोज होता है, यानी कि उस देश का किसी भी अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक संबंध नहीं होता है। यानी कि अगर हम इस चीजों को देखें तो वैसे तो वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा देश नहीं जिसका किसी अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध ना हो। अब अगर आर्थिक संबंध अगर नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि चाइना से फैली महामारी उस देशों तक नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि इस बार मेंशन किया जाता है कि लगभग सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं ओपन पॉलिसीज हैं, यानी खुली अर्थव्यवस्था है, जिससे उसकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, व्यापारिक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिस तरीके से विदेशी कंपनियां किसी भी देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं या कोई भी देश किसी भी देश में जाकर वहां पर रोजगार प्राप्त करता है, तो ऐसा पॉसिबल किसके कारण हुआ? ओपन इकोनॉमी के कारण हुआ, खुली अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। तो इस खुली अर्थव्यवस्था के कारण अगर देखा जाए तो वैश्विक आर्थिक नीतियों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब जिस तरीके से 1 मार्च के बाद अगर हम देखें, 1 मार्च के बाद देखें तो अब आपकी अर्थव्यवस्था में
कोरोना महामारी के कारण, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अब लॉकडाउन के कारण आपकी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जो सुधार होना चाहिए उसमें रुकावट पैदा हुई, अवरोध उत्पन्न हुआ। अब उस अवरोध को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आकर डिफाइन कर गया किस पर, मंदी पर। अब मंदी के बाद अगर हम देखें, यानी मंदी को ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग अस्फीति भी कहते हैं, बट सबसे खराब अवस्था मंदी होती है। अब आप मंदी को थोड़ा समझ सकते हैं कि आखिर मंदी क्या होता है। अब इसको समझिए, मंदी क्या होता है। मंदी का मतलब बहुत सिंपल सा अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में यदि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यानी अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ति की मात्रा ज्यादा है, डिमांड की मात्रा कम है, तो बेसिकली अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होगा आपका डिफ्लेशन। अब अगर डिफ्लेशन होगा तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की अधिकता होगी, मूल्य स्तर बहुत नीचे आएंगे, उत्पादक का लाभ कम होगा, और जब उत्पादक का लाभ कम होगा तो ऐसी स्थिति में मेंशन किया जाता है कि अगर उत्पादक अपने औसत परिवर्तनशील लागत से कम आय प्राप्त करेगा तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट या शट डाउन पॉइंट कहते हैं, जहां पर उत्पादक उत्पादन को बंद कर देता है। लेकिन ये तो व्यापार चक्र की परिस्थितियों का कारण होता है, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि वैश्विक आर्थिक नीतियों में कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। तो ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन हुआ तो जाहिर सी बात है कि सारा प्रोडक्शन भारत में बंद हो गया। लेकिन एक प्रोडक्शन के तौर पर अगर देखें तो अभी जो रिकवरी आ रही है, रिकवरी जो आई थी लॉकडाउन के बाद, यानी जब 30 सितंबर के बाद लॉकडाउन में ढील दिया जाने लगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। बट उद्योग क्षेत्र में, यानी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका विनिर्माण क्षेत्र था उसमें लगभग 50% की गिरावट आई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अलावा खनन क्षेत्र में या और भी क्षेत्रों में उसमें लगभग 47% के आसपास गिरावट दर्ज की गई। यानी कि अगर हम कहें तो कृषि क्षेत्र को छोड़कर लगभग सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर्स में लगातार गिरावट आई। तो अब इस स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से उसमें नया रूप देने के लिए, फिर से एक आकार देने के लिए डिफाइन किया गया कि अर्थव्यवस्था में फिर से विनियोग किया जाए, फिर से फंडिंग की जाए। बट इस सिस्टम में देखिए फंडिंग की बात आई तो फंडिंग के संदर्भ में अगर आपको पता होगा कि अब इस सिस्टम में अगर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर लाना है, ट्रेड साइकिल में, तो मंदी से बाहर लाने के लिए इकोनॉमिक्स में दो सिद्धांत मिलता है, यानी जिसे हम लोग व्यापार चक्र का सिद्धांत कहते हैं, ट्रेड साइकिल थियरी कहते हैं। तो उस ट्रेड साइकिल थियरी में एक तो हिक्स का है व्यापार चक्र का सिद्धांत, दूसरा आपका जो है वो हार्ट्रे का है। हार्ट्रे का सिद्धांत है, और हार्ट्रे का सिद्धांत क्या कहता है? हार्ट्रे का सिद्धांत कहता है कि मांग पक्ष पर बल दिया जाए, जो कि मांग पक्ष पर यहां कीन्स भी इसी बात पर बल देते हैं। अब अगर हम मांग पक्ष की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर रिकवरी लाना है, वी आकार की रिकवरी लाना है, अगर रिकवरी लाना है तो आपको भारी मात्रा में आपको मुद्रा फंडिंग करना पड़ेगा। और यहीं पर अगर हम एक और अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम है हेयक, और हेयक का सिद्धांत है अधिविनियोग सिद्धांत, और अधिविनियोग सिद्धांत में ये अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को बढ़ाने की बात करते हैं। किसकी बढ़ाने की बात करते हैं? साख की मात्रा को। यानी कि इन्होंने पूर्ति पक्ष पर बल दिया, इन्होंने मांग पक्ष पर दिया, इन्होंने पूर्ति पक्ष पर। और यहीं पर अगर हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत की बात करें तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत ये बेसिकली ये प्रभावी डिमांड की बात करते हैं, प्रभावी मांग की बात करते हैं। और प्रभावी मांग में इन्होंने खास तौर से सरकारी आर्थिक नीतियों पर बल देने की बात की। और यहीं पर अगर आप देखिए तो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जो गिरी हुई है, जैसा कि मेंशन किया गया कि लॉकडाउन के बाद पहली तिमाही यानी कि जुलाई के पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 23.9% की दर्ज की गई थी आपकी क्या गिरावट, यानी 23.92% की जो गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगर आप देखेंगे
दूसरी तिमाही समीक्षा में यानी जुलाई के बाद अगर आप देखेंगे जुलाई सितंबर के दौरान उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस तरीके से हुआ? यानी जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी गई सरकार के द्वारा, उसमें अगर आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा अगर हम इन चीजों को डिफाइन करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर 2020 को, कब? 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना प्रारंभ की। आत्मनिर्भर भारत योजना, इस कार्यक्रम को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि लॉकडाउन के कारण भारत में कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो रोजगार में थे, उनके रोजगार छिन गए। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे थे या आपके जो कंपनियां थी, जो प्रतिष्ठान थे, काम करने वाले नागरिक थे। जैसा आपने देखा इंडिया में आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में ज्यादातर लॉकडाउन के कारण आपके जो इंडस्ट्रीज बंद हो गए, प्रतिष्ठान बंद हो गए, तो ऐसे लोग जो रोजगार में थे वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। तो सरकार चाहती थी कि इस लॉकडाउन के कारण जिन लोगों का रोजगार छिन गया है उनको फिर से रोजगार दिया जाए। तो फिर से रोजगार देने के लिए अर्थव्यवस्था में इन्होंने फिर से रिकवरी करने की बात की, यानी वही रिकवरी आपकी आई जिसे हमने कहा कि वी आकार की रिकवरी। इसी को कहा गया वी आकार की रिकवरी, यानी वी आकार की रिकवरी में सरकार ने फंडिंग की बात की और इसमें सीतारमण ने भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें उस समय उन्होंने अर्थव्यवस्था को इस विस्तार, जैसा आप ध्यान रखिएगा यहां पर विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को अगर ऊपर ले आना है, फिर से जीडीपी में वृद्धि करना है। जैसा कि अगर आप देखेंगे अक्टूबर के बाद भारत में लगभग 7.9% की फिर से वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि दर्ज की मतलब रिकवरी अब होने लगी, लेकिन रिकवरी क्यों हो रही है? इसमें अगर आप देखेंगे तो ट्रेड साइकिल में इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, इसको आप ध्यान से देखिए। रिफ्लेशन की बात की जाती है। रिफ्लेशन का बहुत सिंपल सा अर्थ होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी है तो मंदी की दशाओं से निजात दिलाने के लिए सरकार जानबूझकर आर्थिक नीतियों में बदलाव लाती है ताकि अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ सके। तो इसके लिए जानबूझकर बदलाव लाने की बात की, जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियान को लाया गया और इसके लिए सरकार ने खास तौर से उस समय 2.65 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसमें कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के उसमें केंद्र की सरकार और आरबीआई मिलकर इन्होंने 29.87 लाख करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था में फंडिंग किया। किस लिए किया? रिकवरी करने के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर यही बात आ गई, अधिविनियोग की बात की गई। या अगर हम देखें तो एक सिद्धांत और आता है बिग पुश। यह सिद्धांत रोडा का सिद्धांत है। इन्होंने भी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं, सोशल ओवरहेड कैपिटल आदि के बारे में इन्होंने चर्चा की कि अर्थव्यवस्था पर अगर पटरी पे है, जैसे एक हवाई जहाज अगर पटरी पे दौड़ रहा है, उसको टेक ऑफ करने के लिए भारी मात्रा में बल चाहिए, ठीक इसी तरीके से गिरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से टेक ऑफ लाने के लिए भारी मात्रा में अधिविनियोग होना चाहिए। यही बात, अब अधिविनियोग होगा तभी अर्थव्यवस्था में प्रभावी डिमांड बढ़ेगा और जब तक मांग नहीं बढ़ेगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री सेक्टर में सुधार नहीं होगा। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत लगभग आरबीआई और केंद्र सरकार ने मिलकर 29.87 लाख करोड़ रुपए का फंडिंग किया। इसलिए किया ताकि अर्थव्यवस्था फिर से पूर्वरोजगार में आ जाए और इस अर्थव्यवस्था में अगर आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था में संतुलन हो जाएगा, अर्थात लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। जबकि इसके ऊपर अगर हम देखेंगे, अगर उस दौरान अगर पूंजी की मात्रा को या फंड की मात्रा को या साख की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं जन्म लेगा आपका क्या? इन्फ्लेशन। तो इससे अर्थव्यवस्था विपरीत स्थिति में जा सकती है। लेकिन इन्फ्लेशन आने से अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलता है, उत्पादक को लाभ होता है, बचत भी बढ़ता है, पूंजी की मात्रा भी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था वी आकार की रिकवरी तक आ जाएगी। तो यहां पर जो मैंने आपको सेक्शन बताया है
ये वी आकार की रिकवरी है, न कि यू आकार की। तो अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, इसके अलावा आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि उसने जुलाई से अगर देखेंगे सितंबर तक तिमाही दर तिमाही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में 7.5% की जो रिकवरी आ रही है, इस रिकवरी से लोगों को रोजगार का अवसर बढ़ेगा। इसके लिए इन्होंने अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा, तरलता की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में और एमएसएफ दर पे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। यानी कि जो गिरी हुई ब्याज दर थी उसको फिर से बढ़ाने की उन्होंने बात नहीं की। तो आज हम अगर हम देखें तो वी आकार की रिकवरी यानी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियान के तहत और आरबीआई की पॉलिसी के तहत ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले अगले वित्त वर्ष यानी 2021 और 22 में अर्थव्यवस्था में रिकवरी होगी। अगर ये रिकवरी होती है, अर्थव्यवस्था फिर से प्लस में आती है, यानी कि जीडीपी का स्तर बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, उत्पादन बढ़ता है, फिर से निर्यात की दिशा बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि उस अर्थव्यवस्था को हम लोग कहेंगे वी आकार की क्या रिकवरी। तो गाइस, ये लॉकडाउन इफेक्ट के पहले, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद की क्या स्थिति है, इसी को हमने आज डिफाइन किया। ये इसी को कहा गया आपकी क्या, वी आकार की रिकवरी। यानी अर्थव्यवस्था में अगर सुधार होगा, जैसा अभी मैंने आपसे बताया कि अमेरिका में 1921 में 1953 के बाद ये स्थिति आई थी, उस समय वहां पर उसे वी रिकवरी कहा गया था। ठीक यही स्थिति अगर देखा जाए तो भारत में भी आने वाली है। यानी कि अगर आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार और भी फंडिंग करता है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था में सुधार होना बिल्कुल जायज है। तो इस और बाकी चीजें आप हमारे इंटेलिजेंस बॉक्स में देख सकते हैं। जैसा यहाँ पर 29.87 लाख करोड़ का पैकेज किस तरीके से दिया गया है, आप इसको डिफाइन करें। इसको मैंने डिफाइन किया, किस तरीके से दिया गया है आप इसको डिटेल में नोट कर सकते हैं। बाकी सिस्टम में जेड आकार, वी आकार और डब्ल्यू आकार, यू आकार की रिकवरी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्लासेस आपको पेड बैचेस में मिलेंगे। यहाँ पर मैं चूंकि करंट सेगमेंट के तहत मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आज मैं बहुत ही ज्वलंत बातें मैं लेकर आया था, जिससे आपको करंट से भी जानकारी मिल गई और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स की भी जानकारी मिल गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आईएएस पीसीएस वाले अगर तैयारी करते हैं तो करंट की मुद्दा ले सकते हैं, और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं वो इस तरीके से ट्रेड साइकिल और विभिन्न सिद्धांतों को देख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आज मैंने करंट के कुछ टॉपिक्स थे और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक थे, कोरिलेट करके मैंने आपको दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की आपका कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो टॉपिक्स है या मेरे जो लेक्चर्स आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे, व्यूज नहीं बढ़ाएंगे, इसके अलावा आप शेयर्स नहीं करेंगे, तब तक मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, तो मैं और अच्छे वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट मैटर के साथ, करंट मुद्दा के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।